Hello everyone, welcome to the third lecture, third वन शॉट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखने वाले हैं वन शॉट में। ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर में एक अच्छे नंबर की आप अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इसका क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। सो ये आप क्योंकि आप ये चैप्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या था, ये सब पहले के रिकैप है, आप उससे अच्छे स्कोर कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, चलिए मूविंग फर्दर। आज हम लोग का टारगेट क्या होगा? सो फर्स्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। व्हाट इज करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा करंट के लिए एक लॉ है। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। इसी का हम लोग फिर फॉर्म्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग जो V बराबर आ रहा है ओम्स लॉ, दूसरा हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे एंड थर्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक छोटा सा टॉपिक मोबिलिटी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस देखने वाले हैं, टेम्परेचर का क्या रूल रहता है रेसिस्टेंस में। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद हम लोग आगे चले आएंगे, तो आगे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर पे। सेम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपने 10th में पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इसमें इलेक्ट्रिकल पावर में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक का नाम था? केसीएल, किरचॉफ किरचॉफ रूल। इसके दो रूल थे। फर्स्ट वन इज केसीएल जिसको हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं, सेकंड वन इज केवीएल जिसको हम लोग लूप रूल बोलते हैं। ओके, लूप रूल एंड केसीएल इज कॉल्ड जंक्शन रूल। और इसके बाद सबसे अंत टॉपिक हम लोग एंड करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ओके, चलिए, ये हमारा आज का टारगेट रहने वाला है, ऐसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। अब अगर इलेक्ट्रिकल करंट की बात की जाए तो हाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट, ये आप लोग बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग ये 10th से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है सर? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल करंट? चेक, चलिए लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, इलेक्ट्रिकल करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर और अ मीडियम। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि चार्जेस का फ्लो किसी कंडक्टर से या किसी मीडियम से, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जहां तक हमें पता चल रहा है कि अगर मैं आई से डिनोट करूं इसे, तो मैं क्या लिखूंगा? क्यू बाई टी। चार्ज को मैं किसी से डिनोट कर रहा हूं? क्यू से। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसी का अगर डिफरेंशियल फॉर्म मुझसे पूछा जाएगा, अगर इसका मुझसे डिफरेंशियल फॉर्म पूछा जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। छोटे समय में कितना चार्ज फ्लो करेगा और छोटे टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, उसी को मतलब करंट बोल देंगे, उस इंस्टेंट का, उस टाइम का, पर्टिकुलर टाइम का। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग क्या पढ़ते हैं? Q इज इक्वल टू एन ई। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर एन इंटू ई होता है। ये लास्ट क्लास से आप जान रहे होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे दिया रहता है कि सर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इतने यूनिट टाइम में, ठीक है, इतने टाइम में, तो आप करंट की वैल्यू बताइए। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, आई बराबर एन ई बाई टी। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी। और ई क्या है यहाँ पे? वेयर ई इज फंडामेंटल चार्ज। ओके, वेयर ई इज फंडामेंटल चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ओके, चलिए मूविंग अहेड।
इलेक्ट्रिक करंट में कुछ कुछ बातें और जान लेते हैं हम लोग। पहली बात कि करंट कैसा क्वांटिटी है। करंट को आप बोलिएगा कि बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं करंट कैसा क्वांटिटी, स्केलर है वेक्टर है। तो मैं आपको बता दूं सर वेक्टर है या नहीं है, इसके पास तो डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको तो वेक्टर होना चाहिए। बट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसके पास है बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो नहीं करता। अब 2 एम्पियर इधर से करंट जा रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन है इसके पास, ओके, बट ये एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो आपको मैं जंक्शन रूल में आज दिखाऊंगा कि ये करंट क्या होता है, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। सो ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो नहीं करता, इसी के लिए कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं, ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं इसका, तो क्या होगा, एम्पियर होगा। आंद्रे मारे एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, जिसके नाम पे हम लोग इसका करंट का ऐसा यूनिट दिए हुए हैं। ओके ओके, एंड CGS unit is बायोट। ओके, और चार्ज कैसा है, करंट कैसा क्वांटिटी है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या कि सर करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ M0, L0, T0 एंड I1। ओके, ये हो गया करंट का डायमेंशन, ठीक है। I1 या फिर A1 भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में इसको कैसे लिखा जाता है, M0, L0, T0, A1। ओके, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसको आप इस दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, करंट को मैंने क्या बोला कि चार्जेस का फ्लो है, क्या, चार्जेस का फ्लो है। अब करंट करंट जो है हमेशा क्या होगा, करंट को मैंने क्या बोला, चार्जेस का फ्लो है, विच मीन्स कि करंट क्या, चार्जेस का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। आप यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है, नहीं है आयंस का फ्लो है, ठीक है, ये चार्जेस का फ्लो है। अब सो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस वेदर चार्जेस है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है। बहुत बच्चे इसे कंफ्यूज करते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, ये कभी कभी आयंस का भी फ्लो होता है। तो चार्ज कैरियर्स क्या है उनके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो आप ये इलेक्ट्रॉन और आयन की कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। ओके, आप डिफिनेशन हमेशा लिखेंगे क्या कि चार्जेस का कैरियर है, चार्जेस के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं। ओके, देखिए करंट कैरियर, करंट कैरी कौन करता है भाई, करंट कैरी करके एक दूसरे से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले कौन जाता है, करंट कैरियर्स आर द चार्ज पार्टिकल्स, जो कि जैसा कि आपको बताया गया दैट मूव्स थ्रू अ कंडक्टर टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में द मोस्ट कॉमन करंट कैरियर इन सॉलिड आर इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप याद रखेंगे, इतना इतना सब कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस याद रखे रखना कि करंट कैरियर इन सॉलिड क्या, इलेक्ट्रॉन है, करंट कैरियर इन सॉलिड वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, करंट कैरियर इन solids क्या electrons हैं। okay, in metallic conductors free electrons move through the lattice of positive ions when an electric field is applied resulting in a current। okay, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सॉलिड में करंट कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। अब लिक्विड में, लिक्विड की अगर बात की जाए तो लिक्विड में क्या होते हैं, केटाइन होते हैं, एनाइन होते हैं। तो लिक्विड में करंट कौन कैरी करता है, इन लिक्विड द करंट इज कैरिड बाय आयंस, ठीक है, इसमें इतना पॉइंट आपको याद रखना है, इन लिक्विड current is carried by ions। okay, when electric field is applied positive ions move towards the negative electrode and the negative ion moves towards the positive electrode। okay, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ आयन constitutes an electric current, an example of this is the conduction of electricity in salt water or any other electrolytic solution। okay, अपने को इतना ध्यान नहीं देना, बस लिक्विड में करंट का कैरियर कौन है, आयंस है। ओके, और अगर गैस की बात की जाए तो गैस में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैस जो है ये कैसा कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट अगर उसको हम ज़्यादा पावर से आयनाइज कर देंगे तो आयोनाइज गैस जो होते हैं
देखिए नॉर्मली गैसेस आर पोर कंडक्टर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस they can become ionized. In ionized gases, free electrons and ions move under the influence of an electric field, resulting in a current. This phenomenon is commonly seen in neon signs and lightning. लाइटनिंग जो होता है बउआ, बिजली जो गिरती है, तो बिजली गिरने में क्या देखा जाता है कि उसमें करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण से होता है? चार्जेस के कारण भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होता है और आयंस के भी कारण होता है। तो यहाँ पे हम अगर कंक्लूजन लिखेंगे कि सर अगर करंट हमसे पूछा जाए, करंट इज ड्यू टू, करंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, करंट इज ड्यू टू, पहला इन सॉलिड क्या होगा? सॉलिड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होगा। ओके, इन लिक्विड क्या होगा? फ्लो ऑफ आयंस के कारण से होगा। और इन गैस किसके कारण से होगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? चार्जेस। ठीक है, सो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, इसीलिए कंक्लूड किया जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैस को अलग अलग बता करके हम एक जगह कैरी आउट करते हैं और उसको क्या बोले? करंट इज ड्यू टू चार्जेस। ओके, चलिए अब डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई सा सर्किट में एक बेसिक सा जनरल सा सर्किट बना रहा हूँ। ये किस चीज़ का सिंबल है? रेसिस्टर का सिंबल है। ये सबसे आप अवेयर होंगे क्लास 10th बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ा एक बैटरी को। ओके, और ये जोड़ा मैंने एक बैटरी को, इसकी रेजिस्टेंस R है। ठीक, और मैं एक लाइट बल्ब भी जोड़ दूं क्या? यहाँ पे मैं एक लाइट बल्ब जोड़ देता हूँ। अब ठीक है, चलिए देखिए ये लाइट बल्ब, अब करंट इधर से फ्लो करना शुरू करेगा, आई करंट, करंट ऐसे फ्लो करना चाहेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, ये क्यों लिया गया? ये कन्वेंशनली इसे एज्यूम किया गया था बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसे कन्वेंशनली एज्यूम किया गया था कि फ्लो ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसी को हम लोग करंट का डायरेक्शन मानेंगे। दैट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज is assumed to be as the flow of करंट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उधर की तरफ ही करंट का डायरेक्शन माना जाएगा। दैट इज फ्लो ऑफ करंट is opposite to the direction of opposite to the direction of electric charge। ये flow of current is opposite to the direction of direction of flow of electron। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज जीएस ओम्स लॉ। इनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जीएस ओम। ठीक, चलिए इन्हीं के ऑनर में ये लॉ का नाम दिया जाता है। इन्होंने ही ये लॉ दिया था जो कि बहुत ही बेसिक लॉ है। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है? फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ कांस्टेंट
for a constant temperature the potential drop across the conductor is directly proportional to is directly proportional to flow of current. That is, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, बहुत बच्चे इस पॉइंट को मेंशन नहीं करते हैं कि ये लॉ कब वैलिड रहेगा, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो. ओके, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के. ठीक है, सो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या डालेंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे. दैट इज V is directly proportional to I और V बराबर RI, वेयर V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और I क्या है, करंट. ओके, I क्या है, करंट. ठीक है, अब हमें ये आ गया मेरा ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है. ये कब वैलिड है, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर T कांस्टेंट. ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप रेजिस्टेंस के बारे में आपको सब कुछ याद होगा, थोड़ा याद होगा रेजिस्टेंस के बारे में, आर के बारे में. आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. ओके, आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रोकने की क्षमता. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और आर के बारे में आपको पता होगा, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है. आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया ऑफ द कंडक्टर. कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम किसे बोलेंगे, ये पेन देख रहे हैं आप, इस पेन के ये टिप को जो हम बोलेंगे, ये वाला एरिया जो है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आप डाल सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. ठीक है, वेयर रो is called resistivity of the conductor, resistivity of the material या कंडक्टर. ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ आप बता सकते हैं, हाँ, रेजिस्टेंस के यूनिट और डायमेंशन के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया. सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आर के बारे में, रेजिस्टेंस के यूनिट के बारे में. GS ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ही इसका यूनिट दिया जाता है. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम. ओके, और सिंबल में से कैसे लिखेंगे, ओमेगा. दिस इज द सिंबल. ओके, दिस इज द सिंबल फॉर ओम. ठीक है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल दूंगा, इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V बाय डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ I, डायमेंशन ऑफ V डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ I. ओके, अब डायमेंशन ऑफ V आपको याद होगा, कल की क्लास में हमने निकाला था डायमेंशन ऑफ V. क्या था डायमेंशन ऑफ V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था. वर्क डन का क्या था, ML2T - 2, ML2T - 2, ये हो गया वर्क डन. और चार्ज का क्या था, पर यूनिट चार्ज, चार्ज का क्या था, I1 T1, I - 1 T - 1. सो T - 3 आ जाएगा, यहाँ पे I - 1 आ जाएगा, T - 3 एंड I - 1. ओके, I - 1 डिवाइडेड बाई I. ठीक है,
सो यहाँ पे कितना आ गया रेजिस्टेंस की डायमेंशन, m L2 T minus 3 I minus 2. ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, चलिए अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। रेसिस्टिविटी के बारे में बता सकते हैं आप। रेसिस्टिविटी रो बराबर में क्या बोल दूं, आर ए बाई एल। आर का यूनिट ओम है, आर का यूनिट क्या है, ओम है। ए का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। एल का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर करेगा। तो रो की यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो रो का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओके, और रो के डायमेंशन के बारे में अब आप बात कर सकते हैं। ओम मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा ये आप मुझे बता सकते हैं। ओम का डायमेंशन आपने निकाल लिया और मीटर का डायमेंशन एल एक ऐड कर देना, दैट इज इसका डायमेंशन क्या मैं लिख दूं, एम एल थ्री टी माइनस थ्री आई माइनस टू। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ रो। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर आर बराबर रो एल बाई ए होता है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वी बराबर आर आई होता है क्या। अब इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से लिखिएगा, मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, वी बराबर आर आई होता है। वी बराबर मैं क्या कर दूँ सर, आर की जगह पे मैं लिख दूंगा रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। ओके, वी बराबर मैं क्या लिख दूँ, रो की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, रो की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वी की जगह पे। कल आपको याद होगा कि ई बराबर मैंने क्या बोला था, डेल वी बाई डेल एल, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एल। और मैंने क्या बोला था, मैं इसका यूज करूंगा ई बराबर वी बाई एल, वी बराबर ई एल, इसका मैं बार बार इसे यूज करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ई इंटू एल बराबर रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। ओके, सो एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, दिस एल गेट कैंसल आउट। ई बराबर रो इंटू आई बाई ए, रो इंटू आई बाई ए। इस आई बाई ए को मैं बोल रहा हूँ जी। ओके, आई बाई ए को मैं बोल रहा हूँ जी। अब इस जे का क्या मतलब है, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ई बराबर रो इंटू जे। ओके, ई बराबर रो इंटू जे, और जे बराबर ई बाई ई इंटू वन बाई रो होगा, और जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, चलिए दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। बहुत ही प्यारा सा एक डेरिवेशन था जिसको मैंने अभी किया है। ओके, इस जे को मैं क्या बोलूंगा, आई बाई ए, करंट बाई एरिया। इसको मैं क्या बोलूंगा, करंट डेंसिटी। दिस थिंग इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, इसे मैं करंट डेंसिटी बोलूंगा। ठीक, और क्या, मैं वन बाई रो की जगह पे मैंने किसे सब्स्टिट्यूट किया, सिग्मा को सब्स्टिट्यूट किया है। रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। इसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्टिविटी। ओके, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, अब मैं क्या करूं। सो कंडक्टिविटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर इसका यूनिट था रेसिस्टिविटी का, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम मीटर का इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को हम लोग महो भी पढ़ते हैं कभी कभी। ओके, एम एच ओ एच एम लिखते हैं वैसे। ठीक है, तो इसको ये पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे ओम इनवर्स है, लाइक दिस है, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है ओम इनवर्स, तो इसको हम लोग एम एच ओ पढ़ लेंगे। ठीक है, उल्टा। ठीक है, महो। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे जे करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी का डिफिनेशन आप यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं, दैट व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट flowing through a given area, through a given area is called current density। यानी कि करंट बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला।
चेक। आई स्केलर क्वांटिटी है, जे वेक्टर क्वांटिटी है और ए वेक्टर क्वांटिटी होगा। एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ओके, सो जे ए कॉस थीटा भी हो जाएगा अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है दोनों जे और ए वेक्टर तो। ठीक, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्लिनेशन का मतलब क्या है मैं ये आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एरिया है। ओके, दिस इज एन एरिया और करंट इससे फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एरिया से, अब ये एरिया से फ्लो कर रहा है। तो इस एरिया पे सर मेरे पास दो डायरेक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज इनवर्ड, दिस वन इज आउटवर्ड और सेकंड वन इज इनवर्ड। तो मैं कौन सा डायरेक्शन लूंगा? करंट के फ्लो में जो डायरेक्शन आ रहा है मैं वो डायरेक्शन एज्यूम करूंगा। करंट के फ्लो में जो डायरेक्शन आ रहा है मैं उस डायरेक्शन को एज्यूम करूंगा। दैट इज जे के डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? जे की तरफ ही आ जाएगा, यानी कि जे डॉट ए हो जाएगा ये। ओके, जे डॉट ए हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा कॉस जीरो। ओके, सो मूविंग फर्दर हमारे पास क्या आता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे बोलेंगे वो? चलिए अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सा कंडक्टर है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ कंडक्टर फर्स्ट। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए इधर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसके कारण से इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे बच्चा लाल, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और ये इधर की तरफ आना शुरू करेंगे, इधर की तरफ आना शुरू करेंगे। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, अब ये आके टकराएगा भी दीवार पे, तो इसी के लिए हम एवरेज लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब वो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है उसको कैलकुलेट करना हमें भी देखते हैं। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी दैट अ चार्ज पार्टिकल अटेन्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितना 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 वेलोसिटी अटेन होता है। ओके, देखिए अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें, यानी कि देखिए पहले हम लोग इनिशियल केस बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इनिशियली, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, व्हेन ई बराबर जीरो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था। तब क्या हो रहा था बच्चा कि ये सब अपने रैंडम टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो कहीं 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 इधर उधर भाग रहे थे इलेक्ट्रॉन सारे। अब जो कहीं कहीं भाग रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका थर्मल वेलोसिटी हम कितना लेते हैं? एवरेज थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जो हम लेंगे, ये हम लोग कितना लेंगे बच्चा? ये हम लोग लेंगे जीरो। ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम कितना ले रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी को हम किस चीज से लिखें? हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। u को हम कितना ले रहे हैं? जीरो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जीरो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भी भाग रहा है, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी के लिए हम उस अनडिफाइंड मोशन में जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है तो उस केस में हम वेलोसिटी क्या लेते हैं? जीरो लिए हैं। ओके, थर्मल वेलोसिटी हम लोग जीरो लिए हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किए तब हम लोग मानते हैं वेलोसिटी v हो गया है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वेलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी v हो गया, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन ऑन चार्ज पार्टिकल कितना है? ठीक है, हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? फोर्स कितना है वो? Q इंटू ई होगा। एंड Q क्या? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? E इंटू ई बोलूंगा। इतना फोर्स लग रहा है सर, इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सर फोर्स बराबर न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होता है? F बराबर m इंटू ए, सो इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, सो एम ए बराबर ई इंटू ई, सो ए बराबर ई इंटू ई बाई एम। अब यहाँ पे एक काम हम करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे कि डायरेक्शन क्लियर करेंगे बच्चा लाल। वेक्टर में नहीं जाना अपने को, तो डायरेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन ए है, किधर की तरफ वेलोसिटी हो रहा है? वेलोसिटी आ रहा है सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं हाइलाइटर से आपको दिखाता हूँ, वेलोसिटी की तरफ, आगे की तरफ है, आगे की तरफ वेलोसिटी है, आगे की तरफ वेलोसिटी है। ओके,
आगे की तरफ सारे वेलोसिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या लूंगा, एक्सेलरेशन सर इधर है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे मैं एक माइनस साइन लगा दूं क्या कंपनसेट करने के लिए, यहाँ पे एक माइनस साइन में लगा दूं क्या कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। ये माइनस साइन क्यों आया, ताकि डायरेक्शन क्लियर हो सके, ओके। चलिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। चलिए अब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है ये, v बराबर u प्लस ए टी, ओके, v बराबर u प्लस ए टी। व्हाट इज v, v फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम बोल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ई बाई एम इंटू टी। व्हाट इज टी, यहाँ पे टी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को टकराने में जो टाइम लग रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को टकराने में जो टाइम लग रहा है वही है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा आप ऐसे सोचिए, u से v में जाने में, मतलब कि समझिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल जा रहा है, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। सो हम मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में इसके पास वेलोसिटी अटेन हो गया vd और टाइम लगा t, ठीक है, टाइम लगा टाउ, इसको रिलैक्सेशन टाइम हम आगे नाम दे देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे ई बाई एम इंटू टाइम पीरियड टाउ, ओके, ठीक है। सो vd बराबर क्या हो गया मेरा, माइनस ई टाउ बाई एम, दिस इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वेयर टाउ क्या है, टाउ बराबर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, या इसी को और क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। और टाउ का यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, डायमेंशन टाइम का हो जाएगा, ओके। चलिए ये सब हो गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। बच्चा लाल ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी वेलोसिटी m0 l1 t-1, ये होता है वेलोसिटी का यूनिट, ओके। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। चलिए इसी के साथ मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ओके। अब एक और चीज यहाँ पे बच जाती है मेरे पास, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। हम अब उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक, ऑल्दो उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको सीधा रिलेशन की तरफ मूव करता हूँ। करंट I जो होता है, दिस इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। आई क्या है, एन ई ए वी डी के बराबर होता है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको नोटेड है, ठीक है। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप एक बार एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एन क्या, एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया एन की वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ का हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, दैट इज, चलिए देखते हैं। सर एज वी नो आई बराबर क्या होता है, जे इंटू ए होता है क्या, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, जे इंटू ए बराबर एन ई ए इंटू वी डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वी डी की वैल्यू निकाली ई टाउ बाई एम, क्या हमें माइनस ई टाउ बाई एम, क्या हम हमेशा ऐसा वैल्यू लेंगे क्या, नहीं। ये वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस साइन बता क्या रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि सर ये डायरेक्शन जो आप लेंगे इसको मोर एक्यूरेटली हम कैसे लिखेंगे कि वीडी के ऊपर वेक्टर साइन और ई के ऊपर वेक्टर साइन, तब ये फॉर्मूला सही है, ओके। वरना हम इसका अगर मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें, वीडी बराबर मैं क्या बोलूंगा, ई टाउ बाई एम, ये फॉर्मूला मैं जनरली यूज करूंगा। क्यों सर, इस दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या, एक माइनस साइन का अंतर है। माइनस साइन बता क्या रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है, दोनों उल्टे डायरेक्शन में, माइनस साइन सिर्फ यही बता रहा है, ठीक है। अब मैं माइनस साइन को इग्नोर करके हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा, ओके। चलिए वीडी, ठीक, अब वीडी की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, ए से ए कट जाएगा क्या, यहाँ पे मैं एक ए से एक काट दूं क्या। अब मैं वीडी की वैल्यू डालता हूँ, जे बराबर एन इंटू ई इंटू वीडी की जगह पे मैं क्या डाल दूँ, वीडी की जगह पे ई टाउ बाई एम,
ओके चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या क्या करने वाला, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जे बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई लिख सकता हूँ क्या? हाई ला सेम टू सेम। सर 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 अभी आपने जस्ट एक चीज मुझे बताई है, अभी जस्ट मैंने एक चीज आपको बताई है, क्या जे बराबर सिग्मा ई होता है? चल जे बराबर सिग्मा ई होता है, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू मैं क्या बोल दूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, वेयर वेयर से ये क्या है, कंडक्टिविटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आ गई। रेसिस्टिविटी की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या आएगी सर? तो मैं रेसिस्टिविटी को कितना लिखूं, किस चीज से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 1/सिग्मा हो जाएगा सर, और 1/सिग्मा कितना हो जाएगा, एम बाई एन ई स्क्वायर टाई हो जाएगा सर। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। ओके, तो ओम्स लॉ अगर मुझे अब लिखना होगा, ओम्स लॉ क्या था मेरा, जस्ट आई हैव टू राइट इट हियर। ठीक है, अब मैं अगर ओम्स लॉ पे चलूं बच्चा लाल, ओम्स लॉ हमारा क्या था, V बराबर रो इंटू एल बाई ए इंटू आई, वी बराबर आर आई, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे रो की जगह पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, V बराबर एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू आई, ये हमारा हो गया ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए, इसी के साथ हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया। ओम्स लॉ के कितने पार्ट हमने पढ़े, एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, एक वेक्टर वाला फॉर्म, कहाँ पे मैंने पढ़ा, वेक्टर वाला, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े, फर्स्ट वन इज दिस, वी डी बराबर ई टाउ बाई एम, एंड सेकंड वन इज दिस, वी डी बराबर आई बाई एन ई ए, आई बाई एन ई ए। ओके, चलिए, अब हम लोग जानते हैं मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को ई। ओके, सो वी डी इज व्हाट, ई टाउ बाई एम, सॉरी, वी डी इज ई टाउ बाई एम। जस्ट अ मिनट, मुझे पानी पीने दो गाइस, क्वाइट बोरिंग कि खुद पढ़ रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो। सो ठीक, चलिए, बट स्टिल दिस ऑल फॉर होम, यू ऑल गाइस। ओके, तोरे सब के लिए रे गधा। चलिए, इसे ही कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, आई एम लेफ्ट विथ ई टाउ बाई एम। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ओके, दिस इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ई टाउ बाई एम, ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम कॉन्स्टेंट है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का यूनिट और डायमेंशन आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, मोबिलिटी का यूनिट अगर मुझसे लिखने बोला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मीटर पर सेकंड बाई वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ठीक, दिस विल गिव मी मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकंड, आई कैन राइट इट। और इसका यूनिट दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, और मीटर पर सेकंड बाई न्यूटन पर कूलम्ब। इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर कूलम्ब बाई न्यूटन सेकंड, यही दोनों यूनिट हो जाएगा इसका। ओके, चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, पहला लिमिट, 3 लिमिटेशन इसके बारे में हमें पढ़ना है, और तीनों लिमिटेशन आप याद करके रख सकते हैं। ये आपके एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हेल्प रोल प्ले करेगा, ये अगर आपको याद है तो। ओके, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉन लीनियर, यानी कि वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इसको एनसीईआरटी के टर्म्स में बात करें तो वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि वी आई के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, कभी कभी, कभी और कभी, कभी और कभी, कभी कभी सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, v और i के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा,
v और i के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा, ठीक है, सो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, दिस, और इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, रेसिस्टेंस, ये सब बात याद रखिएगा, ओके, ये सब बेसिक 10th का है। स्लोप क्या बताएगा, रेसिस्टेंस, आईवी कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप क्या बताएगा, कंडक्टेंस, ओके। चलिए, अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन, ये y बराबर mx वाला ग्राफ हो गया, v बराबर आई आर। देखिए कभी कभी जो है, कभी कभी जैसा कि गुड कंडक्टर के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है, v और i प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये मुड़ जाता है ग्राफ, ठीक है, यानी कि कम करंट पे भी ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, वोल्टेज का ग्रोथ कम हो रहा है, वोल्टेज का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है बट करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है। सो द डैश लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर ओम्स लॉ, द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट वोल्टेज वी और फॉर अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के केस में ऐसा एप्लीकेबल होता है, ओके। या बस सीधा पहला लिमिटेशन याद करने का बात करेगा तो क्या करेंगे हम कि वी आई के प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं होता, वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में कभी कभी शो करता है, नॉन लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ओके, दैट इज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, ओके। चलिए, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल। So the second part is the relation between v and I depends on the sign of v, यानी कि जैसा कि मान लीजिए कि सर v बढ़ रहा था तो I बढ़ रहा था, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा था, ठीक है। अगर v को हम उल्टा कनेक्ट कर देंगे, पोलैरिटी को, बैटरी को ऐसे समझिए कि रिवर्स बयास कर देंगे हम, तो v जब उल्टा गया तो वो अलग ही बिहेवियर शो करने लगा, वो अलग ही बिहेवियर शो करने लगा, इसको मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको। तो यानी कि v और I जो है वो साइन, v के साइन पे भी डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, v के साइन पे भी डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अगर v नेगेटिव हो रहा है तो ग्राफ अलग बिहेवियर शो करेगा, v पॉजिटिव हो रहा है तो ग्राफ अलग बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन v एंड i डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ v, ओके। चलिए, थर्ड थिंग, द रिलेशन बिटवीन v एंड i इज नॉट यूनिक, ये रिलेशन यूनिक नहीं है, यानी कि ये रिलेशन यूनिक नहीं है, इसका मतलब क्या कि सर v के एक वैल्यू, i के एक वैल्यू के लिए v का दो वैल्यू आ सकता है, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ v के दो वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए ये करंट मान लीजिए 2 एम्पियर है, ठीक है, तो ये 2 एम्पियर कितने बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए ये 5 वोल्ट पे आ रहा है और ये 15 वोल्ट पे आ रहा है, तो 2 बार ये 2 एम्पियर का करंट मुझे शो हो रहा है, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे कि सर ये हमेशा यूनिक नहीं होता है, वी एंड आई हमेशा यूनिक रिलेशन शो नहीं करता है, ओके। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, सो जैसा कि हम जानते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी अगर डिपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, और डिपेंडेंसी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, आर बराबर या रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी का एक्सपेंडेड वर्जन अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट 0 पॉइंट इनिशियल टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक, सॉरी okay, so this is the formula is the, okay, moving forward, अगर रेसिस्टेंस इसमें L बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T बराबर रेसिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर, रेसिस्टेंस एट ओरिजिन इनिशियल टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, ओके। इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये था कि राइट द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये अल्फा को हम लोग बोलते क्या है, अल्फा बराबर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पे देखें आर टी का डायमेंशन बराबर आर नॉट का डायमेंशन होगा, क्या हो गया, यानी कि डायमेंशन दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड का मैच कर गया, यानी कि रेस्ट जो चीज़ है ये चीज़, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, m0 l0 t0, यानी कि दिस थिंग का डायमेंशन अगर दिस थिंग के बराबर है तो इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, m0 l0 t0, तभी ना इस पे डायमेंशन LHS का RHS का बराबर होगा, तभी तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हो रहा है, ओके। सो यानी कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी कि सर अल 1 है, 1 का क्या डायमेंशन होता है, 1 इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशनलेस प्लस ये भी चीज़ क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कि अल्फा डेल्टा टी क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू टी
will give us dimensionless quantity. सो अल्फा बराबर टेम्परेचर इनवर्स इसका डायमेंशन हो जाएगा। टेम्परेचर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन ये हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा आप लोग देख लेंगे, अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की तरफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, आपने 10th क्लास में एक बहुत ही बेसिक सा प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, अगर आपको याद हो तो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिस फॉर्मूला में आप क्या लिखते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी विच इज इक्वल टू वी आई टी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं किसी भी फंडामेंटल बेसिक लेवल के बुक को आप देख के। ओके, चलिए, और पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा था बच्चा लाल, पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा था? पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो पावर बराबर क्या आ रहा था? आई स्क्वायर आर, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे? वी आई बोल देते थे, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बोल देते थे। ओके, ठीक है, ये हो जाता था पावर का फॉर्मूला। चेक, चलिए, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत ही एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंज्यूम्ड पावर कितना है। इसके बारे में, कंज्यूम्ड पावर के बारे में पूछा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ ऑपरेट हो रहा है और उसके पास रेजिस्टेंस आर है तो उसके अंदर पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो उसके कैलकुलेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए पावर हाउस से पावर इनपुट जो हो रहा है बराबर पी है, और पी बराबर क्या होता है? वी इंटू आई होता है। पावर बराबर वी इंटू आई होता है। ठीक है, ये इनपुट पावर है। अब पावर जो है कंज्यूम्ड कितना हो रहा है? पावर कंज्यूम्ड बाय द वायर। वायर का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा अपना, जिसके कारण से पावर क्या होता है, उसमें कुछ कंज्यूम हो जाता है। तो पावर कंज्यूम कितना होगा? मान लेते हैं कि वो चीज़ हो जाती है आपकी, वो चीज़ हो जाती है वी आई टी, क्या क्या फॉर्मूले है? आई स्क्वायर आर। ओके, मान लेते हैं पावर कंज्यूम्ड हो जाती है आई स्क्वायर इंटू आर ऑफ द कनेक्टिंग वायर, जो वायर उससे जोड़ा गया है उसका रेजिस्टेंस, इंटू आई तो कांस्टेंट रहेगा सीरीज कंडीशन में। ठीक है, सो पावर कंज्यूम्ड, यहाँ से आई की वैल्यू में निकाल सकता हूँ कि आई बराबर पी बाई बी। ठीक है, पावर डिलीवर्ड, पावर इनपुट बाय वोल्टेज इनपुट। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बराबर पावर इनपुट बाय वोल्टेज इनपुट का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। पावर बराबर पी स्क्वायर आर सी बाई वी स्क्वायर। ये हो गया मेरा पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। कि अगर सर कोई भी पावर स्टेशन से, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर से मान लीजिए पावर पी दिया जा रहा है किसी भी वायर के थ्रू। ठीक है, पावर कितना इनपुट कितना किया गया? पी इनपुट किया गया। अब इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस है जिसके कारण से आउटपुट कुछ और मिलेगा हमको। तो बीच में कंज्यूम्ड यहाँ पे जो पावर होगा वो पी माइनस पी सी होगा। ठीक है, पावर बीच में कंजम्पशन जो हो रहा है ये स्पॉट पे कंजम्पशन रेजिस्टेंस के कारण पावर कंज्यूम कितना हो रहा है ये हमको जानना है। तो ये क्या हो जाएगा? जितना इसका रेजिस्टेंस होगा और जितना करंट इसमें, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, तो पावर का फॉर्मूला वी आई हम जानते हैं। ओके, आफ्टर दैट पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर सी हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम क्या कर देंगे? आई की जगह पे पी बाई वी स्क्वायर इंटू आर सी, दैट इज पी सी बराबर पी स्क्वायर आर सी बाई वी स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया हमारा पावर कंज्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेल्स ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे? केसीएल और केवीएल पे। ओके, अच्छा, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल बचा हुआ है हमारा। ओके, चलिए देखिए, सेल्स ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए, कोई भी चीज को हम लोग जोड़ते जो है, मान लीजिए ये कनेक्शन मैंने किया, एक सेल को मैंने लगाया, ठीक है, एक बल्ब के क्रॉस, ठीक है, ये करंट आई फ्लो करेगा इसमें से। ठीक, ये करंट आई फ्लो करेगा इसमें से। ठीक है, आई करंट फ्लो करेगा, वी पोटेंशियल है इसके क्रॉस। ठीक है, अब इसका ईएमएफ कितना है? ईएमएफ ई है। ठीक है, सेल का ईएमएफ ई हम मान लेते हैं, और इसके कारण से इस वायर के कुछ रेसिस्टेंस होंगे, छोटा सा आर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमसे पूछा जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप को हम वी से लिख रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो बोलिएगा आप जिस चीज़ को, तो वी बराबर मैं क्या बोल दूंगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वी बराबर ई माइनस आई आर हो जाएगा, ओम्स लॉ से। ठीक है, वी बराबर ई माइनस आई आर हो जाएगा। ये कैसे लिखा मैंने? ई पोटेंशियल सर यहाँ का है, और इसमें से कितना घट रहा है इस सर्किट में? आई आर घट रहा है।
सो उसको मैंने माइनस कर दिया। सो आई बराबर मैं क्या बोलूँगा, आई बराबर आई बराबर ई माइनस वी बाई आर, ई माइनस वी बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ठीक, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। अब v की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ, v की जगह पे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि v इज इक्वल टू आई आर भी हो सकता है सर। सो आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर मान लेता हूँ, तो आई इंटू आर बराबर ई माइनस आई आर। सो आई आर को आप कॉमन, अगर आई को कॉमन ले लेंगे, आई को आप कॉमन, यहाँ पे छोटा आर है, सॉरी इट इज स्मॉल आर। ठीक है, सो आई को अगर मैं कॉमन ले लूंगा, मेरे पास बचेगा क्या, आर प्लस आर बराबर एप्सिलॉन। सो आई बराबर एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर। ओके, चलिए, यानी कि जो है मेरी इससे इस पूरे कॉन्सेप्ट में मुझे समझना क्या कि ईएमएफ हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ईएमएफ सेल की वैल्यू बताता है, सेल का पोटेंशियल बताता है, बट सेल से जब भी बाहर निकलेंगे तो कुछ कनेक्टिंग वायर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण से पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ईएमएफ से कम होगा। ठीक है, ईएमएफ को अगर हमें डिफाइन कर, ये डिफरेंस आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है, ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर क्या है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है बच्चा लाल, ईएमएफ ऑफ द सेल है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू, उसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो टर्मिनल के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, बिटवीन दोस टू पॉइंट। ओके, it is independent of the resistance of the circuit and depends only on the nature of the electrode and the नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल की बात हो रही है, हम लोग अभी कौन सा यूज करते हैं, केमिकल सेल यूज करते हैं। ठीक है, बट केमिकल सेल के केस में हम क्या बोलेंगे कि ये किस केमिकल पे, कंपोजिशन पे, उसी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स को हम किस चीज से बोलेंगे, ईएमएफ से बोलेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को बोलेंगे। इट इज अ कॉज और इट इज एन इफेक्ट। ठीक है, कॉज और इफेक्ट है ये। अब यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इतना देर से तो मैं ईएमएफ कर रहा हूँ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसके कारण से करंट फ्लो होता है एक सर्किट में। ठीक है, पोटेंशियल का दूसरा नाम है ईएमएफ। ओके, सो अब इससे आप अगर एक बात निकालना चाहते हैं, जैसे कि इसमें फोर्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, फोर्स लिखा हुआ है, तो बच्चा लोग कंफ्यूज करके इसका डायमेंशन लिख देता है। अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूंगा ईएमएफ का, तो आप क्या बोलिएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका फोर्स का डायमेंशन होगा, टर्म फोर्स लिखा हुआ है ml2 mlt-2। ओके, बट क्या ये फोर्स का डायमेंशन होगा, नहीं, ये किस चीज का डायमेंशन देगा मुझे, ये डायमेंशन देगा मुझे पोटेंशियल का, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मेजर है ईएमएफ। ओके, इसको फोर्स से कंफ्यूज नहीं करना, ये किसका डायमेंशन देगा, पोटेंशियल का डायमेंशन देगा। ओके, चलिए, सेल एंड ईएमएफ। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस आर, इसी आर को मैंने क्या बोला, दिस आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें पावर कंज्यूम का जो मैंने फॉर्मूला, सॉरी पावर कंज्यूम नहीं, इसमें बस आपको ये याद रखना है, ये डिफरेंस आपको पॉइंट आउट कर लेना है। ओके, ये डिफरेंस आपको याद रखना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ओके, सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब सेल, आप एक चीज पढ़ चुके होंगे, मैं वो बता नहीं रहा आपको, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चीज आपको पढ़ना नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सर्किट कैसे बनाएंगे, ये V हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, अगर मुझे R इक्विवेलेंट लिखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, R1 प्लस R2। ये सब बहुत बेसिक है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। ओके, ठीक, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, चलो ऐसा कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा, सॉरी फिगर वो भी गलत नहीं था। चलिए, बट जो कन्वेंशनली हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं उससे अलग था। ओके, चलिए, दिस इज द V, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके, सो इस केस में R इक्विवेलेंट में क्या बोलूंगा, इसमें 1 बाई आर इक्विवेलेंट बोला जाता है, कितना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
आई एम सॉरी गाइज, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ठीक है एवरीवन, सो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r2 प्लस r2, सॉरी ओके। सो और इसमें एक बात आपको सीरीज पैरेलल में मैं ये बता दूं कि सीरीज में जो होता है सो पोटेंशियल अलग अलग ड्रॉप करता है। लेट मी यूज अनदर कलर। करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट में, आई करंट आई करंट आई करंट, ओके। करंट इन द एंटायर सर्किट विल बी सेम, और पोटेंशियल यहाँ पे V1 ड्रॉप करेगा, यहाँ पे V2 ड्रॉप करेगा, ओके। ये सब निकालना आपने 10th में सीखा हुआ है। बट पैरेलल के केस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, V होगा। करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ से आई करंट जाएगा तो इस वाले ब्रांच में मैं मानूंगा I1 चला गया, इस वाले ब्रांच में मैं जानूंगा I2 चला गया, ओके। I1 I2 इस वाले ब्रांच से जा रहा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सेल्स इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए कि सर किसी सर्किट में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसा दिया हुआ है। इसका EMF E1 दिया है, इसका EMF E2 दिया हुआ है, इसका EMF E3 दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया गया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 दिया गया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 दिया गया है, और इसको एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R दिया गया, कैपिटल R। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे इक्वेशन कि टोटल EMF कितना हो जाएगा, टोटल EMF बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में कनेक्टेड है सारा रेजिस्टेंस, तो मैंने उसे ऐसे जोड़ दिया, और EMF जो है ये ऐसे कनेक्टेड है। अगर इसी में पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे, पोलैरिटी स्विच कर देंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। इसका पोलैरिटी स्विच होगा, उसमें नेगेटिव साइन के साथ उसमें ऐड कर देंगे, ओके। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। इन सीरीज अगर इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाएंगे जिसका EMF हमको E मानना होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा इसके इक्विवेलेंट में एक सर्किट बनाओ जिसमें मैं बोलूँ EMF E लूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस R लूँ, और एक बड़ा सा रेजिस्टेंस कैपिटल R लूँ। बल्ब की जगह पे मैंने इस बार रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। सो फिर इसको मैं रिप्लेस कैसे करूँगा, E बराबर कितना मैं कर दूंगा, इन सीरीज E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। ये सीरीज में हो जाएगा। अगर पोलैरिटी चेंज होगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। मुद्दे का बात आता है पैरेलल कनेक्शन में, ओके। आई हैव स्पेस। मुद्दे का बात आता है पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। इन पैरेलल कनेक्शन आप देखिए, अब पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए सर, मान लीजिए एक बैटरी ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस ये रहा, और दूसरा सेल ऐसे जुड़ा हुआ, बैटरी नहीं सॉरी सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस ये रहा। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज E2, ओके, ठीक है। सो अगर इसके इक्विवेलेंट मुझे एक सर्किट बनाना होगा जिसमें मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बाद में डालूंगा, पहले मुझे EMF डालना पड़ेगा, ठीक है, और बाद में मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस R डालना पड़ेगा, ठीक है। EMF E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट अगर मुझे देना होगा तो मैं क्या सर्किट बनाऊंगा, ठीक है। हम उसकी तरफ देखने वाले हैं। अब मान लीजिए इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा, इसमें आई करंट फ्लो होगा, ठीक है। इधर मान लेते हैं I1 करंट जा रहा, इधर मान लेते हैं I2 करंट जा रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे ऊपर वाले सर्किट में लिखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, V बराबर इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, V बराबर E1 माइनस I1 R1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मुझे इस वाले सर्किट में, अगर मुझे इस वाले सर्किट में, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, I1 R1 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे और E1 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर पूछा जाएगा टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V बराबर E1 माइनस IR1। इसी तरीके से मुझे अगर इसके बीच में पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, सो मैं V बराबर फिर से क्या लिखूंगा, इस वाले टर्मिनल के क्रॉस V बराबर E2 माइनस IR2, I2 R2, कोई दिक्कत। और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बच्चा लाल, भी पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। अगर मुझे इसके अक्रॉस लिखना होगा तो V बराबर मैं क्या बोलूँगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। डन 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 डन। अब यहाँ से I1 R1 का वैल्यू हम लिखते हैं। यहाँ से एक बात हमें पता है कि यहाँ से एक बात हमें क्या पता है, I बराबर I1 प्लस I2 होगा, ये बात पता है क्या, ठीक है।
सो अब इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे v बराबर, तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। सो I1R1 बराबर E1 माइनस v, कोई दिक्कत, R1 या I1 सॉरी, I1 बराबर E1 माइनस v बाई R1, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मैं I2 बराबर क्या बोलूँगा, E2 माइनस v बाई R2, कोई दिक्कत नहीं सर। सो अब इस दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, I बराबर मैं क्या बोलूँगा, E1 माइनस v बाई R1 प्लस E2 माइनस v बाई R2, ओके। I बराबर मैं क्या बोल दूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस v, कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू मैं कितनी देख लूँगा, यहाँ से आप देख के इक्वेट कर सकते हैं, वहाँ से E इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से I बराबर मैं कितना बोलूँगा बच्चा लाल, I बराबर E इक्विवेलेंट माइनस v बाई R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। I बराबर E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस v बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, इसको और इसको इक्वेट करके हमें दिख रहा है कि E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है मुझे, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि E इक्विवेलेंट बाई इक्वेटिंग दिस टू 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक। और यहाँ पे V की जगह पे V लिखा हुआ, R इक्विवेलेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप ये चीज़ कि दिस थिंग बराबर दिस थिंग, ये मैंने कर दिया, दिस थिंग बराबर दिस थिंग, और v इंटू दिस थिंग बराबर v इंटू दिस थिंग, तो मैं वो लिखने वाला हूँ। तो v को मैं v इक्वल हो जाएगा, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, दोनों को 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेसिस्टर, इसी के लिए ऐसा रेजिस्टेंस आ गया है, ये बात आप जान रहे हैं, ठीक है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स दिए रहेंगे तो उनको ऐसे ऐड करूंगा मैं, ठीक है। E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। क्या करूंगा मैं, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डैश 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 EN बाई RN, ओके, EN बाई RN, ठीक है, EN बाई RN, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, NN कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई एम लेफ्ट विद द सेम थिंग, ठीक है, n टाइम्स हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक पे, KCL की तरफ, किरचॉफ का रूल, ठीक है। किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ के कितने नियम, दो नियम। फर्स्ट वन इज KCL, इसका नाम क्या है, पूरा नाम किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज KVL, इसका नाम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग KCL और KVL क्या होता है, ठीक। इसी को प्यार से हम लोग बोलेंगे क्या, जंक्शन रूल, आपके एनसीईआरटी में जंक्शन रूल लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, लूप रूल, ठीक। KCL देखिए क्या होता क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, देखिए इट स्टेट्स दैट, देखिए करंट जितना आएगा उतना ही जाएगा, it states that the algebraic sum of total current at the junction is zero, ठीक है। बाई कन्वेंशन इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे, बाई कन्वेंशन इनकमिंग करंट को हम क्या लेंगे, इनकमिंग करंट, by convention incoming current is taken as negative,
एंड आउटगोइंग करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब एक मुद्दे का है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, केसीएल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है, जिससे ऑब्जेक्टिव आपसे बार बार पूछा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन। सॉरी जंक्शन रूल है ना, चार्ज कंजर्वेशन पे ये बेस्ड, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ओके, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। अब ये चार्ज कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किट में I1 करंट, I2 करंट जा रहा है। ठीक है, I2 एंड दिस इज I1। ठीक है, और निकल कितना रहा, इधर से मान लीजिए I3 निकल रहा, इधर से I4 निकल रहा है, और इधर से I5 निकल रहा है। ठीक है, सो बोलना यह है कि यहाँ पे करंट जो आएगा, ठीक है, वो जीरो होना चाहिए, उसका अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब बोला क्या जाता है कि इनकमिंग करंट को अगर आप नेगेटिव लेते हैं, दैट इज -I1, इनकमिंग करंट -I2, आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव, जाने वाले करंट को पॉजिटिव, +I3 +I4 और +I5 बराबर जीरो होगा। ठीक है, सो दिस इज केसीएल, यानी कि टोटल करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे से चार्ज नहीं लीक कर रहा है, तब अगर यहाँ पे चार्ज लीक करेगा तो करंट जितना आ रहा है उतना जा नहीं पाएगा, चार्ज यहाँ पे कुछ बच जाएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज जमा हो जाएगा। ठीक है, अब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज को जाना भी चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज इनिशियल चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज होगा, इसी के लिए इसको हम क्या बोले, चार्ज कंजर्वेशन पे ये पूरी बेस्ड है। ओके, अब यही, अब मैं चलता हूँ केवीएल की तरफ। केवीएल में मैं क्या बोलूंगा, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of total potential drop across all element in a loop is zero। ठीक है, इज जीरो, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा एक लूप में, जीरो होगा। ठीक है, और ये किस चीज पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस चीज पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये चीज, किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अभी जस्ट लूप रूल का आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। ओके, जस्ट एक सेकंड आप रुक जाइए। ठीक है, ये वैसे बोलता क्या है, मैं ये समझा देता हूँ आपको, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह। मान लीजिए ये एक बैटरी वी लगा हुआ है सर। ठीक है, यहाँ पे इस सर्किट से आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, करंट इधर फ्लो करेगा, सॉरी करंट इधर नहीं जा रहा है, दैट इज उल्टा डायरेक्शन, करंट इधर से फ्लो करेगा, आई गया। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर पे प्लस और माइनस साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब लूप लगाना शुरू करेंगे हम ऐसे करके। ठीक है, लूप लगाएंगे तो सबसे पहले हम किसको आ रहे हैं, माइनस की तरफ आ रहे हैं, -V वोल्ट। ठीक है, -V, यहाँ से शुरू किया गया, यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद टच किसको करें, प्लस को आर की तरफ, +IR बराबर जीरो और V बराबर IR। ठीक है, यही ओम्स लॉ है। ठीक, सो दिस इज द केवीएल। केवीएल का एप्लीकेशन कैसे होगा ये आपको जस्ट समझ में आ जाएगा अभी, जस्ट मैं जब व्हीटस्टोन ब्रिज पे डील करूंगा। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा अंतिम और सबसे लास्ट टॉपिक। ओके, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। लेट मी ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूं मैं गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ओके, ठीक है, सो अब यहाँ पे एजम्पशंस लेते हैं, वी है ये, तो इसके दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, वी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब मानता हूँ इस सर्किट में कितना करंट हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे से I1 फ्लो हो रहा है। सॉरी, पहले रेजिस्टेंस का नाम देने दीजिए मेरे को, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4। I1 जा रहा है, इसमें से I2 जा रहा है, और इसमें कितना जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा इसमें। ठीक है,
इस वाले से मान रहा है I3 जा रहा है, इसको I1 माइनस I2 की जगह पे हम लिख रहे हैं क्या, IG लिख देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। इसको मैं कितना लिख दूं, IG, इधर IG जा रहा है, ठीक है, I3 हो गया, इधर I4 जा रहा है सर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, इस फोटो को साइड करता हूं मैं और इसका प्रॉपर डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूं। ओके ओके, ये फोटो आई होप ये विजिबल हो, ठीक है। चलिए, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, नो करंट flows through the galvanometer, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस अवस्था में जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उस अवस्था में ठीक, व्हेन IG बराबर जीरो, व्हेन IG बराबर जीरो, यही कंडीशन किसका है, बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, IG जब जीरो होगा सर, तो इस केस में ये जितना जाएगा उतना ही इधर से निकलेगा, यानी कि I1 बराबर I2 हो जाएगा और I3 बराबर I4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इस फोटो को मैं थोड़ा सा मोल्ड करके कट करता हूँ। ये कट होगा क्या, ये कितना कट होगा, कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर, ठीक है, ठीक। देखिए, फिगर को फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। देखिए आपको समझाने के लिए मैं बोला, अब इसको मैं लेता हूँ लूप 1, करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में, तो मैं ये मानूंगा करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, ठीक। चलिए, सो अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, IG तो जीरो है, तो मैं क्या लिखूंगा, I1 R1, इसमें लूप रूल लगा रहा हूँ इन लूप 1, और ये मेरा लूप 2 हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, ठीक है। चलिए, इन लूप 1 मैं क्या बोलूंगा, लूप 1 में I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 लूप 1 में, ठीक है, I1 R1, फिर मैं किसको टच कर रहा हूँ, पहले प्लस को मैंने टच किया, फिर मैंने जाके माइनस को टच किया, यहाँ कहीं माइनस को टच किया मैंने, ठीक है, माइनस I3 R3 माइनस I3 R3 बराबर जीरो, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इन लूप इज जीरो। इसके बाद फिर लूप 2 में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, I1 R1 बराबर I3 R3 लिख सकता हूँ, I1 बाई I3, I1 बाई I3 बराबर R1 बाई R3, I1 बाई I3 इज इक्वल टू R3 बाई R1, सॉरी, R3 बाई R1, डन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच आई एम ऑब्टेनिंग। ओके, अब लूप 2 में हम अप्लाई कर रहे हैं लूप 2 को। आई होप दिस पोर्शन इज विजिबल टू यू, हाँ दिख रहा। चलिए, इसमें क्या लगाएंगे, I2 R2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एलिमेंट, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I2 R2, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I4 ठीक है। साइन अब देखना, I2 करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस, और फिर माइनस को टच किया मैंने, फिर इधर क्या, करंट के डायरेक्शन में पहले मैंने माइनस को टच किया, ओके, दैट इज माइनस I4 R4 बराबर जीरो, ठीक है। I2 R2 बराबर I4 R4, I2 बाई I4 बराबर R4 बाई R2, ओके, डन डन डन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं I2 इज इक्वल टू I1 एंड I3 इज इक्वल टू I4 है। I2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I1, और I4 की जगह पे मैं I3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू I2 बाई I4 विच इज इक्वल टू R4 बाई R2। इसको मैं दूसरा इक्वेशन बोल देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट R3 बाई R1 बराबर what we get here, R4 by R2, this is R2 ना, ठीक है। सो R4 by R2 और R1 by
R3 बराबर R2/R4, डन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, R1/R2 बराबर R3/R4, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, ये हमेशा फुलफिल होना चाहिए बैलेंस कंडीशन में, ठीक है, बैलेंस कंडीशन, ओके। चलिए, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्यारा सा डेरिवेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके, 5 मार्क्स में, चेक। और एक और डेरिवेशन मैंने इस चैप्टर में किया था, कौन सा डेरिवेशन, जो कि मैंने डिराइव किया था आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, दैट इज ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस थिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। शुरू से अब शुरू करते हैं कि हम लोग ने पढ़ा क्या आज के लेक्चर में, पूरे लेक्चर को मैंने कंप्लीट कर दिया, ओके। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म, किरचॉफ केसीएल, इलेक्ट्रिक पावर, टेम्परेचर डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, करंट खत्म, ओके। इलेक्ट्रिकल करंट, ओके, रिवाइज कीजिए, रिवाइज विद मी, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। इलेक्ट्रिकल करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, नीदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस, यूनिट एम्पियर, सीजीएस यूनिट बायोट, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी और डायमेंशन इवन हो जाएगा, ओके। आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा, ओके, या डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। चार्ज कैरियर, सॉलिड में कौन होगा? सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन होगा। लिक्विड में कौन होगा? आयंस होगा। गैस में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन आयंस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसका डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करना है कि डायरेक्शन क्या होगा करंट का? इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ओके। उसके बाद ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम, ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी बराबर आर आई फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल जो होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, वी बराबर आर आई, ओके, वी बराबर आर आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर वाला डिपेंडेंस मैंने आगे बताया। आर बराबर रो एल बाई ये होता है, रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, और रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा कि वी बराबर आर आई। इसके बाद हम लोग ने वेक्टर फॉर्म के बारे में डिराइव किया। वेक्टर फॉर्म क्या है? जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ओके, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है, आई बराबर जे इंटू ए, ठीक। उसके बाद फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या पढ़े हम लोग? वीडी बराबर ई टाउ बाई एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? ई टाउ बाई एम, ओके। इसके बाद हम लोग क्या बने? इसके बाद हम लोग बढ़े रेसिस्टिविटी, ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की तरफ। वी बराबर एम एल ई स्क्वायर बाई टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई ए। उसका मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रिफ्ट हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। सो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या लिमिटेशन? तीन लिमिटेशन हमने पढ़ा था। पहला क्या? वी और आई जो होगा वो नॉन लीनियर होगा। दूसरा क्या है कि वी के साइन पर डिपेंड करेगा। और तीसरा क्या है कि वी यूनिक नहीं रहेगा, वी डज नॉट शोज यूनिक बिहेवियर, ओके। उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस हमने देखा था, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं बताया ऑब्जेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर डायमेंशन बता दिया मैंने। यहाँ पे मैं एक बात नहीं बताया कि ये सिग्मा बराबर क्या होता है? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये बात आपको याद है क्या? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ठीक है। अब एन क्या है? कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, बचा क्या? टाउ। तो सिग्मा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? टाउ पे, ओके। अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एन ई, सॉरी, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बढ़ेगा घटेगा? ठीक है, देखिए पहले इस पर सोचते हैं थोड़ा सा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में कितना टाइम लग रहा है। अब अगर इसका टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से टकराएगा, ठीक है। अगर ये तेजी से टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दिस क्वांटिटी कम होगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से एज temperature increases, relaxation time टाउ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और टाउ डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, ओके। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इससे न्यूमेरिकल कुछ पूछे जाते हैं। इनपुट पावर के बारे में मैंने बता दिया, आउटपुट पावर के बारे में बता दिया, कंज्यूम पावर के बारे में बता दिया। तो सेल ईएमएफ और सेल में आप एक डिफरेंस याद रखिएगा पक्का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। वो ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओके। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया सेल को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, और सेल को मैंने पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया, ओके। उससे केसीएल, केवीएल, केसीएल किस पे बेस्ड है? केसीएल चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। केवीएल किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आफ्टर दैट हम लोग किस पे गए? व्हीटस्टोन ब्रिज पे गए। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है? R1/R2 बराबर R3/R4, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।
आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आगे के अपडेट्स के लिए, आपके लेक्चर्स और बाकी के नोट्स के लिए। बाकी क्वेश्चंस भी उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट किए जाते हैं। आप उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म के बारे में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।